पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। आज मार्केट को काफ़ी वॉलेटाइल रखा गया, ऊपर नीचे ऊपर, लेकिन 300 पॉइंट्स अल्टीमेटली ऐड हो गए। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता एक दो दिन में 53,000 को टच करेंगे, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है। अब देखें, अगर तो 53,000 देखें 6 साल के बाद जाके टच होगा, बल्कि तकरीबन 7 साल। तो यहाँ से ना अब दो चीज़ें हो सकती हैं। बहुत से ज़्यादा लोगों का ये ख्याल है कि वो जब टच हो जाएगा उसके बाद मार्केट में बड़ी करेक्शन आएगी। वो फौरन भी आ सकती है और वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे जाने भी शुरू हो सकती है। चांसेस यही हैं। लेकिन दो चीज़ें और हो सकती हैं, हमें नहीं पता क्या होगा, सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं। एक तो ये है कि ये 53 से वापस करेक्शन ना शुरू हो, 53 से तकरीबन 53,500 या 54,000 के आसपास जाके करेक्शन शुरू हो। यानी कि बहुत सारे लोग 53 पे बेच देंगे, लेकिन जो गेमर्स हैं वो मार्केट को ऊपर ले जाएं थोड़ा सा धोखा देने के लिए, और थोड़ा ऊपर जब जाएंगे तो फिर ये जो लोग बेचेंगे ये वापस 53.5 पे एंटर हो जाएंगे, और जब ये एंटर होंगे तो हो सकता है फिर वो बेच के निकल जाएं। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जो लोग इतनी जल्दी 40 से, देखें ना, 40 तक लेके गए थे, फिर इतने कुछ कम अरसे में 1 साल के अंदर अंदर उसको 53 तक ले आए हैं, क्योंकि जब सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 53 से बड़ी करेक्शन आएगी, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी करेक्शन करके ये मार्केट में अपवर्ड ट्रेंड को जारी रखें। जैसे अभी IMF का प्रोग्राम अगर दोबारा से जो मिड रिव्यू चल रहा है वो आ जाए, उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। इलेक्शन की डेट आ गई, उसको पॉजिटिव कह सकते हैं। उसके हिसाब से कोई पता नहीं, ये लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही रखें। अब एक शेयर की सिर्फ मिसाल देते हैं। ठीक है, साजियो के रिजल्ट्स अच्छे आए, लेकिन 50 से चलना शुरू हुआ है और 200 के पास पहुंच गया और रुक ही नहीं रहा। आज फिर उसको अपर लॉक लगा। हमने तो पहले भी बताया था कि हमने उसको 80 पे लेके 90 पे बेच दिया था, 50 पे लेके 55 पे बेचा था, 80 पे लेके 90 पे बेचा था। और हमें लगा कि इतना हाई हो गया, हमने उसमें एंट्री नहीं ली। लेकिन उसको देखें कहाँ पे ले गए हैं। रिजल्ट्स तो उसके अच्छे आ रहे हैं, ईपीएस भी अच्छा होगा, लेकिन इस तरह तो बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनके रिजल्ट अच्छे हैं और वो पीई उनका बहुत ही कम है। तो ये जो है ना, कोई पता नहीं होता स्टॉक मार्केट में क्या करें। बहरहाल, अगेन, हमारी तो वही स्ट्रेटेजी होती है हमेशा से कि जब हमने लॉन्ग टर्म के लिए जो शेयर्स लिए होते हैं वो हम करेक्शन में भी नहीं बेचते। हम ऐसे शेयर्स में आमतौर पे काम ही नहीं करते कि जिनमें हमें स्टॉप लॉस लगाना पड़े, क्योंकि वो ज़्यादा डिविडेंड यील्ड वाले होते हैं। अगर वो नीचे आ भी जाएं रिकवर कर जाएंगे, और क्योंकि ऐसे शेयर्स में हमने स्टॉप लॉस लगा के देखा है अल्टीमेटली नुकसान होता है। वो नीचे जाते हैं, हम सोच ही रहे होते हैं कि नीचे बाय करेंगे दोबारा, एकदम फिर वो ऊपर निकल जाते हैं। तो हमने तो जो लॉन्ग टर्म हमारे स्टॉक्स होते हैं उनमें हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। जो ट्रेडिंग के लिए हों उनमें भी ज़्यादा में नहीं, लेकिन किसी किसी में लगा लेते हैं, वो कोई ख़ास नहीं। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि हमने जो स्ट्रेटेजी रखी है कि 53,000 के आसपास जाके हम तकरीबन जो है ना 20% कोशिश करेंगे। अगर उससे ज़्यादा मौका मिल गया तो उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन इतना हमारे पोर्टफोलियो का हम कैश में रखें। जो हमारे लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हैं वो वहीं पे रहें। करेक्शन आ भी जाती है तो इट्स ओके, कोई इतना हमें हमें इससे मसला नहीं होता। और वो जो थोड़ा बहुत कैश हम अपने पास रखेंगे, तो अगर करेक्शन जब आएगी तो हम देखेंगे अगर कोई स्टॉक्स ज़्यादा नीचे चले गए जो जिनकी वैल्यू अच्छी है, तो उनको हम रीबाय कर लेंगे। तो ये अब आप सोच समझ के रहेंगे। देखिए, अगर आप गौर करें कि जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, 49 पर जब मार्केट थी, 49,500 पर जब ऊपर आके थोड़ा नीचे गई थी, बल्कि उससे पहले के, ये तब से कह रहे हैं कि मार्केट जी ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, और ओवरबॉट होते होते ही मार्केट जो है ना 53 पे आ गई। तो ये लोग तो आपको कमाने नहीं देंगे। ये तो 10 दिन से कह रहे हैं कि जी प्रॉफिट टेकिंग कर लें, प्रॉफिट टेकिंग कर लें। मतलब एक 10 दिन पहले कहते हैं प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर आपकी बात किसी ने मान ली है तो 10 दिन के पास उसके पास बचा क्या होगा कि वो दोबारा प्रॉफिट टेकिंग कर ले। तो ये लोग आपको कमाने नहीं देंगे। इसलिए आप खुद जो आपको सही लगता है उसके मुताबिक आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, लेकिन कुछ कैश जरूर रखें। 53 के बाद नीचे आने का काफी चांसेस बजाहिर मार्केट में फैले हुए हैं, रूमर्स भी फैले हुए हैं कि ऐसा होगा। और बात यह है कि कई दफा टेक्निकल्स को ना बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, ताकि उसको जब लोग फॉलो करने लग जाएं तो फिर ये लोग ब्रेक कर सकें। तो अब पता नहीं कि इस दफा उसको ब्रेक करेंगे उस रूल को या क्या करेंगे, लेकिन वो आप खुद देख लें।
और मतलब अगर साजियों की ही बात करें, कुछ लोग जो आरएसआई पे करते हैं कि जी आरएसआई 80 टच कर जाए तो फिर बेच देना चाहिए, उसका तो 110 रुपए से आरएसआई 80 से ऊपर गया हुआ है, अभी तक आरएसआई वहीं पे है। तो अगर वो देख के किसी ने किया हो, वो तो फारिग हो गया, मतलब उसको तो इतना नुकसान हो गया। लेकिन वैसे किसी ने सोचा हो कि यार साजियों में लॉन्ग टर्म में रखूंगा, तो उसको बहुत फायदा हो गया। ये और बात है क्योंकि हमारे मुताबिक उसकी अर्निंग अच्छी होने के साथ डिविडेंड यील्ड उतनी अच्छी नहीं थी जितनी हमारे दूसरे, तो हमने भी साजियों में नहीं रखा, चला गया ऊपर, इट्स ओके, हमें दुख नहीं है कोई उसका। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने खुद अपना फैसला करना है, ये इन लोगों की बातों में ना आया करें। अब ये देखें जी, टीपीएलपी इतने दिनों से प्रेशर में रख रख के फिर एकदम लॉक लगा देते हैं। हमने तो यही कहा था ना कि भाई हमें तो इसमें उम्मीद है कि इसमें मूव बनेगी शेयर्स बायबैक की वजह से। तो आज ही 30 मिलियन की इसमें ट्रांजैक्शन होगी। अब ये एक दो दिन तक नोटिस आएगा तो पता लगेगा कि टीपीएल ने कोई खरीदे हैं या किसी और ने खरीदे हैं। लेकिन मतलब ये इट्स अ जोक ना, कि ऐसा क्या हो गया कि भाई 3 महीने से जो है वो एक शेयर प्रेशर में है और एकदम एक दिन में उसको जो है ना 8% ऊपर चला गया। अब आज अगर आप कोई एनालिसिस कर रहा होगा ना, ये यूट्यूबर कोई टेक्निकल एनालिस्ट, वो यही कहेगा कि भाई इसने इन्होंने बाय बैक करना था। अब यार बाय बैक तो 3 महीने से भी करना है, आज ही क्यों ये मूव बनी? वो कभी भी नहीं इस चीज का एतराफ करेंगे कि ये स्टॉक मार्केट की मैनिपुलेशंस होती हैं, गेमिंग होती हैं। वो बस न्यूज को, जब मार्केट ऊपर चली जाए या शेयर ऊपर चला जाए तो न्यूज तलाश की जाती है कि कौन सी न्यूज की वजह से इस पे इम्पैक्ट आया है। वो पुरानी न्यूज को उठा के दे देते हैं कि भाई इसकी वजह से आया है। इसी तरह नीचे चली जाए तो ये न्यूज, वो न्यूज वहीं पे रहती है। अब जिस दिन रिफाइनरी ऊपर गई थी, मैंने लोगों से पूछा था भाई आपके नजर में कोई न्यूज है तो आप बताएं, तो एक भाई कहते हैं वो न्यूज नहीं बता रहे। वो हमारी ना वही बात है ना कि हमारे माशरे में ना कोई आदत है, और शायद हमें भी ये आदत हो कि दूसरे को पॉइंट मारने की बात होती है। वो उन्होंने कहा कि लगता है आप न्यूज फॉलो नहीं करते, ये उन्होंने मुझे कहा, लगता है आप न्यूज फॉलो नहीं करते। मोहम्मद बिन सलमान के ट्रिप के आने का वो सीन था। तो ये वो गोली है जो ये ब्रोकर्स और यूट्यूबर्स टेक्निकल एनालिस्ट आप लोगों को देते हैं और आप मान लेते हैं। अरे भाई, मोहम्मद सलमान के आने का तो पहली बात है इतने अरसे से चल रहा है। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद सलमान ने आना है तो उसने अपनी नई रिफाइनरी लगानी है। अगर यानी कि मार्केट में एक नई रिफाइनरी लगेगी तो इसका मतलब है रिफाइनरी का कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज हैं हो सकता है उनको उनकी सेल्स कम हो जाएं क्योंकि एक नया प्लेयर मार्केट में आ गया है। ये तो बुरी खबर है। तो बहरहाल ये वही न्यूज़ेस हैं जो किसी स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने पे ब्रोकर्स और टेक्निकल एनालिस्ट आप लोगों को बताते हैं। तो ऐसी चीजों में हमारे मुताबिक तो कोई सच्चाई नहीं होती। अच्छा जी, ईपीक्यूएल आज ये खुला ठीक था, लेकिन फिर ये काफी नीचे आ गया है। अब देखें, हमारे मुताबिक इसमें यही है कि वो बस प्रेशर में इसको डालने की कोशिश की जा रही है। तो हमने तो थोड़ा सा नीचे लिया और हमने 1-2 हज़ार रुपये इसमें कमा लिए। ऊपर आके थोड़ा सा ऊपर आया तो बेच दिया, नीचे आया फिर खरीद लिया। तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बात वही है कि भाई अगर नुकसान हुआ तो वो हमारा नुकसान है, हम उसको ओन करेंगे। लेकिन हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इससे नुकसान होगा, अनलेस के खबर कोई आ जाए कि भाई एंग्रो ने बेचने का फैसला ही तर्क कर लिया है। होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा भी हो और नुकसान हो जाए तो हमारा नुकसान है, हमारा फैसला है। आपको अगर सही लगता है तो आप विदाउट एनी टेंशन आप इसको होल्ड करें। अगर आपको घबराहट है, खरीदा हुआ है, तो आपकी मर्जी बेचना है बेच दें, आपकी मर्जी है नहीं खरीदना तो ना खरीदें। हम तो इसमें बैठे हैं, और हमारे बैठने का मतलब ये नहीं होता कि हमने अपना सारा पैसा इसमें झोंक दिया है। हम हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ शेयर्स में डालते हैं, और हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अब है जी आल्टन एनर्जी, आज सुबह ही इसका लॉक खुल गया, फिर ये थोड़ा नीचे तक गया, तकरीबन 80 पैसे नीचे गया है, लेकिन क्लोज तकरीबन ठीक ही हुआ है। अब हमें लग रहा है कि ये अपना रिजल्ट आने तक हो सकता है 1850 से 1950 के दरमियान में ही रहे। हो भी सकता है ऊपर निकल जाए, लेकिन ये है क्योंकि पिछली दफा इसने जो है ना 4.5 रुपए का डिविडेंड दिया था, 4 रुपए 70 पैसे का, और लोग उसी 4 रुपए 70 पैसे को सोच के ना वो यहाँ पे हमारे मुताबिक वो सोच रहे हैं कि इतना होगा। अब ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनका डिविडेंड इस दफा कितना होगा। लेकिन बाकी अब इसमें मूव हमें ऐसा लगता है वो रिजल्ट आने के बाद बनेगी कि अगर उसका डिविडेंड 3-4 रुपए से ऊपर हुआ तो थोड़ी मूव ऊपर बन सकती है, उससे कम हुआ तो मूव नीचे को बनेगी। लेकिन हमने आज सुबह प्री ओपनिंग में थोड़ा सा लगाया हुआ था सेल पे, तो अपर लॉक पे बिक गया, और जब वो थोड़ा नीचे आया तो हमने थोड़ा थोड़ा उसमें से बाय भी किया है।
लेकिन कंपैरेटिवली हमारी होल्डिंग इस वक्त थोड़ी सी इसमें कम हो गई है, रीजनेबल है अभी भी। बाकी हम हो सकता है डिविडेंड का इंतजार करें और फिर देखें क्या करना है। वही बात है कि डिविडेंड 1-2 रुपये आया तो इसको लोअर लॉक लग जाएगा, डिविडेंड 4-5 रुपये आया तो अपर लॉक भी लग सकता है यहाँ पे, लेकिन तब अगर ये इसी रेट पे रहे। बहरहाल देखें अब आगे क्या होता है, लेकिन अल्लाह के फजल से हमने इसमें काफ़ी ठीक ठाक कमाया। हमने तो अपनी वर्किंग की बेसिस पे इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई थी फुल कॉन्फिडेंस के साथ, वो वर्किंग आप लोगों के साथ शेयर भी की थी। अब अगर आप में से किसी ने इसमें से कमाया है तो बहुत मुबारक हो उसको, और नहीं कमाया तो इट शुड बी अ लर्निंग फॉर देम कि हमने जो असेसमेंट की थी वो किस बेसिस पे की थी और वो असेसमेंट कितनी दुरुस्त हुई या कितनी गलत हुई। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं उनका शुक्रिया। जिन्हें हमारी वीडियोस पसंद नहीं वो प्लीज ना देखें। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो बस इसमें यह है कि एजीएल की कोई खबर आई थी कि गैस उसको मिलनी फिर शुरू हो गई है। इसमें इसी तरह होता है, कभी अपर लॉक कभी लोड लॉक। और उसके बाद आईएलपी और एनसीएल, ये टेक्सटाइल की दो कंपनीज में काफ़ी लॉक्स लग गए हैं। इनके रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं, रिकवरी हो रही है। और कुछ ये है कि हमारे ब्रोकर ने बताया था कि जो गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं उनका टेक्सटाइल पे वो इम्पैक्ट नहीं आया जितना उम्मीद की जा रही थी। तो शायद टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ा सा छूट अभी भी मिल गई है, तो उसकी वजह से शायद इनमें कुछ हो। लेकिन हमने हमने जब एनसीएल का एनालिसिस किया था तो हमने उसको कहा था कि ठीक लग रहा है, लेकिन हमने इसमें कोई अभी तक इन्वेस्टमेंट की नहीं थी। ऊपर थोड़ा सा हो गया है, लेकिन ये है कि यहाँ से और ऊपर भी जाने को जा सकते हैं, वो कोई नहीं। तो अगर आपको इनमें है कुछ तो आप देख लीजिएगा। तो रिजल्ट्स देखते हैं। इत्तेफाक आयरन का रिजल्ट आया और लॉस में आ गए हैं। ये पिछले क्वार्टर में शायद प्रॉफिट में थे, उस हिसाब से अब लॉस में फिर चले गए हैं, तो अवॉइड करें। फिर है जी फातेह स्पोर्ट्सवेयर लिमिटेड। इनका इनकी अर्निंग पर शेयर काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये फॉरेन एक्सचेंज गेन की वजह से कुछ हुआ है, पता नहीं क्या किया इन्होंने। ये है क्या फातेह स्पोर्ट्सवेयर? ये है भी डिफ़ॉल्टर में, पता नहीं क्या हिसाब किताब है इसका, हमें कोई नहीं पता। फातेह इंडस्ट्रीज़ इसी तरह ये माइनस में है। सिमेट्री ग्रुप का रिज़ल्ट आज आया और 5 पैसे का डिविडेंड दिए। इसमें ज़्यादा हंसने की बात नहीं है, क्योंकि 3.5 रुपये का तो शेयर है खुद, और 65 पैसे की अर्निंग आई है। उस हिसाब से तो ये काफ़ी कम है लगता है। इस प्राइस पे तो आमतौर पे वो शेयर्स होते हैं जो बंद पड़े होते हैं या जिनके लॉसेस चल रहे होते हैं। और ये भी कुछ अर्से पहले इसका आईपीओ भी आया था, और रिजल्ट के बाद एकदम इसमें देखें मूव बनी, ये 4 के आसपास चला गया था, लेकिन फिर उसके बाद सेलिंग आ गई और थोड़ा सा बेहतर ही क्लोज हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं, हमने पहले भी आइडेंटिफाई किया था कि जो रिस्क लेना चाहें वो इसका मतलब इतने कम प्राइस में और अर्निंग आ रही है तो अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो 2-3 हज़ार भी लेके रख लें, कितना नुकसान हो जाएगा। लेकिन किसी एक आधे दिन ही इसमें 1 रुपये का वो जंप लग गया तो ठकाठक बेच दीजिएगा। हो सकता है ना लगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे शेयर्स में कभी कभी एक ही दिन जंप लगता है, बस उसी दिन आपने कमाना होता है। अच्छा जी, मांडवी वाला है जी, इनका क्या हुआ है हिसाब किताब? 1.4 रुपये भी ऐसे ही है कोई, इसका इसके बारे में कभी कोई ख़ास सुना नहीं है। लोग कमेंट्स में कुछ शेयर्स का पूछते रहते हैं, कुछ शेयर्स पे तो हम वहीं पे रिप्लाई कर देते हैं, कुछ थोड़े बहुत हम यहाँ पे डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे एक इमेज का पूछा, इसकी अगर फाइनेंशियल्स देखें तो 2-2 रुपये तक की इसकी अर्निंग आ रही है, लेकिन इस क्वार्टर में एकदम इसकी 1 रुपये की अर्निंग हो गई है। तो ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ इस क्वार्टर में है या आगे भी ऐसी रहेगी, क्योंकि पिछले सालों में भी देखें, पिछले क्वार्टर में Q3 जो था वहाँ पे भी 1 रुपये 20 पैसे की अर्निंग थी, लेकिन पूरे साल में 1 रुपये 90 पैसे की थी। तो उस हिसाब से कोई इतना अच्छा नहीं है ये इस रेट पे। तेजी शेजी लगती रहती है, वो तो हम जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ये है कि 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो उस हिसाब से इस रेट पे मतलब ठीक है। डिविडेंड यील्ड के हिसाब में भी देखें तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। लेकिन ऐसे शेयर्स में असल में जो है ना, होता यह है कि जब इनका दिन आएगा ना तो इनमें तेजी या इनका हफ्ता आएगा या इनका महीना आएगा, तो ये तेजी बन के यहाँ से 15 से 25 पे चले जाएं, पता ही नहीं चले। और हो सकता है ये एक एक साल तक प्रेशर में रहें, तो वो उसमें ऐसे शेयर्स को हम कोई मतलब इतनी ज़्यादा असेसमेंट करना उस पर मुश्किल होता है। लेकिन फाइन अगर ईपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इस क्वार्टर की अच्छी आई है, लेकिन ओवरऑल हमें इसमें कोई ज़्यादा अभी इससे ज़्यादा बेहतरी की बज़ाहिर उम्मीद नज़र नहीं आ रही। टीजीएल को देखें
इसके अगर फाइनेंशियल्स देखें 14 रुपए की अर्निंग है और इस साल 4 रुपए की हुई है पहले क्वार्टर में। बस समझ लें 14-15 की ही अर्निंग अगले साल भी इस हिसाब से चलेगी। और ये ज़ाहिर बात है हर क्वार्टर पे इसको अपडेट करना होता है। आज ये कह दिया तो हो सकता है साल के बाद 30 की अर्निंग हो जाए या 8 की अर्निंग हो जाए, वो तो देखना पड़ता है ना। लेकिन आज के हिसाब में वो तकरीबन 15-16 की अर्निंग होगी। 6 रुपए का डिविडेंड दिया था इस साल, अगले साल भी 6 रुपए का दे सकते हैं। उस हिसाब से ये प्राइस हमें ज़्यादा लगती है, तो हमने तो इसमें नहीं कोई इन्वेस्टमेंट की हुई। टॉवलर्स का पूछा है किसी ने, इसके जो फाइनेंशियल्स देखें पिछले साल 140 का ईपीएस था और इस साल Q1 में थोड़ा कम हुआ है। तो इस साल पहले क्वार्टर में कम हुआ है, लेकिन कहना मुश्किल है कि अगले आने वाले दिनों में क्या होगा। टेक्सटाइल सेक्टर क्या वही बात है कि पहले प्रेशर में था, लेकिन अभी थोड़ा सा जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसके शेयर्स में कुछ मूव्स बन रही हैं, लेकिन हमारा अभी तक फिर भी इरादा नहीं हुआ टेक्सटाइल सेक्टर में कोई खास एंट्री लेने का। तो अगर डिविडेंड को भी देखें तो पिछले साल 13 रुपए का डिविडेंड वैसे दिया था, तो अगर इसी तरह अर्निंग चलती रही 10-12 का डिविडेंड दें तो डिविडेंड यील्ड के हिसाब से थोड़ा हाई है, लेकिन अर्निंग के हिसाब से बस ठीक है। लेकिन अभी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अब ILP को देखें, आज फिर इसमें कैप हुआ। फाइनेंशियल्स को देखें तो पिछले साल 14 रुपए की ईपीएस थी और पहले क्वार्टर में 4 रुपए की है। इसका मतलब अगले साल भी 14-15 रुपए की ईपीएस हो सकती है। और पे आउट को देखें तो 5 रुपए का डिविडेंड था और 50% बोनस। अब पता नहीं बोनस आगे जारी रखेंगे कि नहीं, लेकिन 5-6 रुपए का डिविडेंड हो तो उस हिसाब से बस ठीक है इस रेट पे। वैसे ये है कि कई कई ब्रोकर्स वगैरह इस शेयर को काफ़ी हाईली रेट करते हैं। अगर एक साल का देखें तो ये एक साल पहले तकरीबन 60-70 पे था। 5 साल का देखें तो ये काफ़ी ऊपर भी गया हुआ है और अर्निंग भी बेहतर हो रही है। तो आप देख लें अगर आपको सही लग रहा है। हमारा इस वक्त इसमें, जैसे हमने बताया ना कि टेक्सटाइल सेक्टर में कोई इतना इरादा नहीं है, लेकिन अगर इतना ही अच्छा शेयर है तो इतना नीचे आना नहीं चाहिए था। और इतना नीचे आके फिर वो ये तो बस स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे करते रहते हैं। अब पिछले देखें 45 से उसको बस कैप ही लगने शुरू हुए हैं। हालांकि ऐसी तो कोई न्यूज़ नहीं आई इसमें। तो बस ये वही होता है कि वो उसको नीचे ले जाके वहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। जब उनके पास अच्छा खासा माल जमा हो जाए तो फिर इस तरह कैपिंग करते हैं। आप अपना फैसला इसमें खुद कर लें, लेकिन ये है कि हमारे मुताबिक इस रेट पे हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। देखें, अगर हमारा किसी शेयर में इंटरेस्ट नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं वो ऊपर नहीं जाएगा। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, साजियो में से हम 90 पे निकल गए थे और हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा 90 के बाद, लेकिन वो 180 पे पहुंच गए। तो इसलिए अगर आपको सही लगता है तो आप बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट करें। हो सकता है एक साल में अपने हाई को टच कर ले जो इसका है लगा हुआ 78, लेकिन हमारा अभी इसमें कोई इरादा नहीं है। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने PSX की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।